नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। कानपुर हत्याकांड का गुनहगार विकास दुबे आखिरकार गिरफ्तार हो गया, जिसको लेकर एडीजी प्रशांत कुमार का क्या कुछ कहना रहा, आइए आपको सुनाते हैं। मध्य प्रदेश राज्य में जिला उज्जैन के महाकाल थाने में पकड़े जाने की सूचना प्राप्त हुई है। इसके बाद से उत्तर प्रदेश की पुलिस, चूंकि ये कानपुर हत्याकांड का मुख्य आरोपी है, इसको लाने के लिए यहाँ से विवेचक जाएंगे और जो नियमानुसार कार्रवाई होगी वो हम लोग अमल में लाएंगे। इसके अतिरिक्त जो भी इस हत्याकांड के आरोपी अभी फरार चल रहे हैं, उनके विरुद्ध उनको पकड़ने का तथा कानून के शिकंजे में जकड़ के और कोर्ट के सामने पेश करने का कार्य किया जाए। वहाँ के जो हमारे विवेचक हैं उनका विवेक है और हम जल्द से जल्द चाहेंगे, चूँकि ये मुख्य अभियुक्त है, और इनसे हम पूछताछ करें और हमारे अग्रिम कार्रवाई, आगे की कार्रवाई है, इसको अमल में लाएं। क्या आपको ऐसा लगता है यूपी पुलिस इस केस से कहीं कोई चूक हो गई, वो अपने पकड़ में आना चाहिए था? बहुत सारी कार्रवाइयाँ भी हुई हैं इस केस में और अभी तात्कालिक रूप से ये बताना उचित नहीं होगा, और क्योंकि तमाम गाड़ियां चल रही हैं, चीज़ें मूव कर रही हैं, सभी गाड़ियों को रोकना, चेक करना कहाँ तक संभव है, लेकिन जब चीज़ें प्राप्त होंगी कि क्या रास्ता था, कौन सा रूट था, क्या वाहन था, ये सब चीज़ें जब मिलेंगी तब वो चीज़ें। और कानपुर में जब 2 जुलाई को 8 पुलिसकर्मियों के शहीद होने की खबर आई तो हर कोई हैरान हो गया। यूपी का कुख्यात अपराधी विकास दुबे इस घटना का आरोपी था, जो पुलिस वालों को मारने के बाद फरार हो गया। अब करीब 1 हफ्ते के बाद यह भागदौड़ खत्म हो गई और मध्य प्रदेश के उज्जैन में उसे गिरफ्तार किया गया। एक रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 3 जुलाई को मारे गए 8 पुलिस वालों की हत्या का मुख्य आरोपी विकास दुबे का साम्राज्य एक एक कर ढहता जा रहा है। विकास दुबे के 2 और करीबी साथी प्रभात मिश्रा और प्रवीण उर्फ बाउबा दुबे दोनों पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। वहीं पुलिस ने विकास दुबे को मध्य प्रदेश के उज्जैन में गिरफ्तार कर लिया है। वैसे दुर्दांत विकास दुबे की कहानी शुरुआत से ही फिल्मी रही है, क्योंकि उसने रात के अंधेरे में जेसीबी को लगाकर रास्ता रोका और पुलिस वालों पर गोलियां बरसा दी। फिर वो अपने घर से अंधेरे में साइकिल से भागा। विकास दुबे इसके बाद फरीदाबाद में मिला, जहां मास्क लगाकर वो होटल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। लेकिन पुलिस जब उसकी दबिश करने पहुंची तो विकास वहां से फरार हो गया था, लेकिन उसके गुर्गे पकड़े गए। जब इस अपराधी को पुलिस नोएडा राजस्थान में ढूंढ रही थी, तब अचानक गुरुवार सुबह विकास दुबे मध्य प्रदेश के उज्जैन में प्रकट हो गया, जहां महाकाल मंदिर के बाहर वो मास्क लगाकर खड़ा था। स्थानीय लोगों के अनुसार विकास दुबे वहां खड़ा होकर अपना नाम चिल्ला रहा था। दूसरी ओर सूत्रों का ये भी कहना है कि विकास दुबे के यहां होने की जानकारी पहले से ही स्थानीय मीडिया, स्थानीय पुलिस को थी। यही कारण रहा कि उसका ये पूरा कृत्य फुटेज में कैद हो गया। जब विकास दुबे चिल्लाया तो पुलिस ने तुरंत उसे पकड़ा। पुलिस पकड़कर उसे महाकाल थाने ले गई। इसके बाद जब पुलिस उसे गाड़ी में बिठा रही थी, तब वो चिल्लाते हुए बोले जा रहा था कि मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। माना कि वो ऐलान कर रहा हो कि देखो आखिर मैं ही हूँ। विकास ने कहा कि इन्होंने मुझे पकड़ लिया है। मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। आवाज नहीं। बहरहाल गैंगस्टर की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली होगी, क्योंकि कानपुर की घटना के बाद से ही यूपी पुलिस की उसको तलाश थी। विकास दुबे को फरीदाबाद से लेकर नोएडा और राजस्थान में भी तलाशा जा रहा था। फरीदाबाद से वह फरार हो गया था और अब उज्जैन में जाकर मिला। अब मध्य प्रदेश की पुलिस से विकास दुबे को उत्तर प्रदेश को सौंपने की प्रक्रिया पूरी करेगी।
इसी बीच उज्जैन से विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से भी बातचीत की है। वहीं अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर यूपी सरकार विकास दुबे पर क्या कार्रवाई करती है। न्यूज डेस्क की रिपोर्ट, एएनबी न्यूज। गैंगस्टर विकास दुबे की गिरफ्तारी पर उसकी मां सरला देवी का क्या कुछ है कहना, आइए आपको सुनाते हैं। क्या कार्रवाई करें, आप क्या चाहती हैं? ये हम नहीं जान पाते हैं। नहीं, सरकार से क्या अपील करेंगे कि किस तरह उनको जो है? क्या अपील करें? अपील करने वाले करेंगे, खुद उनके बहुत आदमी हैं उनके साथ, जो पुलिस है, दुनिया सब नेता नगरी। अब जो जिनने करवा वही है वो खुदा ही बताइए। उज्जैन से पकड़े गए, वहाँ मंदिर पे महाकाल की क्या वो हर साल जाते थे, वो हर साल जाते थे, श्रृंगार कराते थे महाकाली से बाबा। नहीं भैया, उन्हीं ने बचाया है। सरकार से आप क्या चाहती, क्या कार्रवाई चाहती है सरकार से? सरकार तो जो उचित समझे वो करिए, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा भैया। जो सरकार, इतनी बड़ी सरकार है, उस टाइम पे वो भाजपा में है नहीं, उस सपा में इस टाइम। इस समय सपा में है, समाजवादी पार्टी में। गैंगस्टर विकास दुबे की गिरफ्तारी पर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हमारी सरकार इस खतरनाक अपराधी को ठोस से ठोस कदम जो है वह उठा रही है और सजा दिलाने का काम करेगी। कि उत्तर प्रदेश के सबसे खूंखार और सबसे अधिक जिसके ऊपर इनाम घोषित किया गया था 5 लाख रुपए का, और 8 पुलिस के हमारे अधिकारी और जवानों का हत्यारा विकास दुबे निश्चित तौर से आज मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार हुआ है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने ज़बरदस्त परिश्रम किया, उसके गैंग के कई बड़े बड़े अपराधी गिरफ्तार भी हुए हैं, कई मुठभेड़ में मारे भी गए हैं। और यह उत्तर प्रदेश की पुलिस का डर है कि उसको कभी हरियाणा भाग करके जा रहा है तो कभी मध्य प्रदेश भाग करके जा रहा है, और उसे उत्तर प्रदेश से बाहर जा कर के समर्पण करने जैसी स्थिति का सामना उसने किया है। मैं यह मानता हूं कि कानून के शिकंजे में उसको कसा जाएगा, कठोर से कठोर दंड दिलाने की जो एक कानून सम्मत व्यवस्था है वो की जाएगी, और ऐसा खूंखार कुकृत्य कभी कोई दूसरा उत्तर प्रदेश की धरती पर करने का दुस्साहस न करे, इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। और मैं उत्तर प्रदेश पुलिस को भी बधाई देता हूं और मध्य प्रदेश सरकार और वहां की पुलिस को धन्यवाद देता हूं। कानपुर हत्याकांड का मुख्य दोषी मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार कर लिया गया, जिसे लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि पुलिस उसे पकड़ने में नाकाम रही है, उसने खुद को सरेंडर किया है। सरकार क्या, उन तमाम मंत्री, विधायक, पंचम तल के अधिकारी और जो बड़े अधिकारी जिनका नाम प्रकाश में आया है, क्या उनके खिलाफ जांच करेगी? उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? निश्चित रूप से जिस तरह उस अपराधी का गठजोड़ है, इस बात को साबित करता है कि यूपी सरकार पूरी तरह गिरफ्तार करने में नाकाम हुई है। उसने स्वतः को कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र और सरकार में बैठे लोगों के संलिप्तता के आधार पर, गठजोड़ के आधार पर अपने आप को सिलेंडर करने का काम बड़ा सवालिया निशान है, और उसके नेटवर्क को बड़े तरह खुलासा करने का काम करता है। वो कितना मजबूत उसका पुलिस में, सरकार में पैठ है, यह दर्शाता है कि लगातार 6 दिन से पूरी पुलिस महकमा खोजती रही और भाजपा शासित प्रदेश में उसका अपने आप सिलेंडर करना इस बात को साबित करता है कि सरकार और सरकार की मशीनरी पूरी तरह फेल साबित हुई। जिस तरह उसके कनेक्शन सामने आ रहे हैं, सरकार क्या, उन तमाम मंत्री, विधायक,
पंचम तल के अधिकारी और जो बड़े अधिकारी जिनका नाम प्रकाश में आया है, क्या उनके खिलाफ जांच करेगी? उनके खिलाफ वहीं राजीव गांधी फाउंडेशन की जांच और सीबीएसई बोर्ड के 30% तक सिलेबस कम करने को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर पीएल पूनिया ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लाख कोशिश कर लें बदनाम करने की, उसको कामयाबी हासिल नहीं होनी है, क्योंकि हर साल चाहे राजीव गांधी ट्रस्ट का फाउंडेशन का हो, चाहे चैरिटेबल ट्रस्ट का हो या इंदिरा गांधी फाउंडेशन का हो, तो उन सब में हर साल एक वार्षिक स्टेटमेंट देती हो जाती है। जहाँ जहाँ भी होम मिनिस्ट्री या फाइनेंस मिनिस्ट्री उनको जो स्टेटमेंट जाती हैं रेगुलरली जाती हैं, अकाउंट ऑडिट करके उसकी रिपोर्ट भेजी जाती है, कंपनी लॉ बोर्ड में जाती है। और जो ऐतिहासिक काम, जो सामाजिक काम, जो चैरिटेबल वर्क, जो शिक्षा स्वास्थ्य से संबंधित, जो विकलांगों के कल्याण संबंधित काम, जो भूकंप में राहत का काम, जिसमें ये संगठन करते रहे हैं, क्या कोई उसकी अनदेखी कर सकता है? जो एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं समाज के में, और उन पे आक्षेप लगाना, आरोप लगाना किस लिए? इसलिए कि कांग्रेस पार्टी सरकार की विफलताओं को उठाती है उजाला में, क्योंकि चला गया कोरोना वायरस की वजह से, तो स्टूडेंट्स की पढ़ाई उसमें बाधित हुई है, और उसको ध्यान में रखते हुए सीबीएसई ने 30% कोर्स को कम किया है। लेकिन जो कोर्स कम करते समय जो संवैधानिक व्यवस्था है, संघवाद है, जो फेडरलिज्म है, सेकुलरिज्म है, और भी जो संविधान से जुड़े हुए जितने महत्वपूर्ण विषय हैं, वो सिलेबस से बाहर कर दिया गया है। तो ये जो हमारी पूरी व्यवस्था है, जिसके ऊपर पूरे राष्ट्र का संचालन उस संविधान के अंतर्गत होता है, उसी को और बाहर निकाल देंगे तो ये ठीक तो मैं समझता हूँ कि नहीं है। इसकी पुनः समीक्षा करनी आवश्यक है, और लोड को कम करें छात्रों का, लेकिन ऐसे विषयों को ना निकालें जिसका बहुत महत्व। उत्तर प्रदेश के इटावा में पुलिस ने गैंगस्टर विकास दुबे के साथ बउआ दुबे उर्फ प्रवीण को ढेर कर दिया। और खास बात यह है कि एनकाउंटर के दौरान पुलिस को पता नहीं था कि बदमाश विकास दुबे का करीबी है। बाद में शनाख्त होने पर पता चला कि यह कानपुर शूटआउट का एक आरोपी था और इस पर 50,000 रुपए का इनाम था। इटावा के एसएसपी की अगर माने तो आज सुबह 3 बजे थाना बकेवर क्षेत्र अंतर्गत कस्बा महिवा के पास 4 स्कॉर्पियो सवार अज्ञात बदमाशों ने एक स्विफ्ट डिजायर कार लूटी। लूट की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी और इस दौरान थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत खचौरा घाट रोड पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई और इस दौरान बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। देखिए, आज एसएसपी इटावा इनको सूचना मिली थी रात्रि के समय में कि यहाँ पर एक लूट की घटना बकेवर थाना क्षेत्र में हुई है। तो तत्काल पूरे ज़िले में यहाँ पर चेकिंग लगाई गई। उसी चेकिंग के दौरान सिविल लाइंस थाना क्षेत्र जनपद इटावा में थाना प्रभारी सिविल लाइंस और यहाँ की जो एसओजी टीम थी उनके बीच में और इस अपराधी के बीच में जो है मुठभेड़ हुई है। ये 4 अपराधी थे, जिसमें से मुठभेड़ में एक अपराधी मारा गया है, जिससे एक DBLL गन और एक पिस्टल बरामद हुई है। जब इसकी पहचान की गई है तो ये प्रवीण दुबे उर्फ बबुआ दुबे विक्रू गांव थाना चौबेपुर कानपुर नगर इसके रूप में इसकी पहचान हुई है। ये जो 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे उस हत्याकांड का मुख्य अभियुक्त था, नामजद अभियुक्त था। इसके ऊपर 50,000 रुपए का। अगली खबर गोंडा से है, जहां सिंचाई विभाग के अफसरों की बड़ी लापरवाही सामने आई।
सरयू नहर खंड 4 की नहर से निकली माइनर की मरम्मत कराए बिना ही देर रात पानी छोड़ दिया गया। यह पानी रातों रात खेतों में भर गया और किसानों की फसल पानी में डूब गई। अधिकारियों की इस लापरवाही का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। ये पूरा सरजू नाला से आया है और बहुत सा फसल बहुत से नुकसान हो गया। धान के लगी थी और सब लगे थे फसल और सब नुकसान हो गया। तो कम से कम 100 बीघा से ऊपर नुकसान हो गया। हमारा नाम नंदकिशोर तिवारी है। मैं मौजा पिलखावा ग्राम चौरसिया का निवासी हूँ। हमारे लिए बहुत समस्या हो गई है। हमने 4 एकड़ धान अभी लगवाया था और हमारा बियाड़ भी डूब गया, धान भी डूब गया। हमारा 1 लाख का नुकसान अभी हो गया। लगभग 1.5 फुट पानी ऊपर और भी बाहर से पानी आकर ऊंचा हो गया पानी। पिलखावा गांव में माइनर जगह जगह आज तक सिंचाई के लिए भी किसानों द्वारा सिंचाई के लिए काट दिया था। सिंचाई करने के बाद छोड़ दिया है, उसके कारण पानी बहुत जलमग्न हो जाता है। उसके लिए मैं संबंधित अवर अभियंता को कहा तत्काल वहाँ गेट बंद करके अगर कहीं नहर कटी है मरम्मत का कार्य करें। वहीं यूपी पुलिस का एक और बड़ा कारनामा सामने आया। दरअसल हापुड़ देहात पुलिस ने एक ऐसे युवक को मुलजिम बना डाला जिसकी एक जमीन विवाद में 12 साल पहले गौतम बुद्ध नगर में हत्या हो चुकी थी। लेकिन अब मामले का खुलासा होने पर पुलिस में हड़कंप मच गया। तो वहीं इसको लेकर हापुड़ एसपी संजीव सुमन का कहना है कि मामले में जांच की जा रही है और तहरीर के आधार पर यह मुकदमा दर्ज किया गया, जिसके बाद जांच में नाम हटा दिया जाएगा। एक व्यक्ति सोनू जो कि क्लीन किया गया, उसकी मृत्यु हो गई, उसका नाम दर्ज किया गया। पुलिस में एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, जब कोई मारपीट होती है तो जो भी तहरीर आती है थाने पे उसको लिख लिया जाता है, उसको दर्ज कर लिया जाता है। फिर तफ्तीश में आगे देखा जाता है कि कौन सी घटना में था, कौन घटना में नहीं था। जो नहीं होते हैं उनका नाम निकाला जाता है, फिर जो होते हैं उनका नाम प्रकाश में लाया जाता है। तो ये प्रक्रिया चूंकि ये बिल्कुल फ्रेश लिखा गया मुकदमा है, तो जिन्होंने भी तहरीर दी है वादी ने उसका नाम गलत लिखवाया है, तो ये बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि जिसमें अगर गलत लिखा लगा और जो व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो उनका नाम निकाल दिया जाएगा और विवेचना को सही ढंग से और सही क्रम से किया जाएगा उसके मेरिट पे। पुलिस ने तो पहले फैसला करवाया था, फिर मुकदमा दर्ज होता है इसमें? नहीं, ये मेरी जानकारी में नहीं है। फैसला भी पुलिस के पास जब भी कोई छोटे मोटे केसेस आते हैं, दिन भर थाने पे केसेस आते हैं, तो थोड़े बहुत केसेस में दोनों पक्षों में अगर सामंजस्य स्थापित हो सकता है तो करने की कोशिश की जाती है। हो सकता है ऐसा किया गया, वैसे मेरी जानकारी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की कांट तहसील में प्रशासन ने किसानों के गन्ने की खड़ी फसल को ट्रैक्टर चलाकर नष्ट कर दिया। तो वहीं किसानों का कहना है कि उनके पास जमीन के कागज हैं, फिर भी उनकी फसल खराब की गई। तो वहीं कांट तहसील की एसडीएम प्रेरणा सिंह का कहना है कि यहां 67 हेक्टेयर जमीन ग्राम सभा की है, जिस पर अतिक्रमण किया गया। इस भूमि पर पहले पट्टे हुए और फिर उन्हें जिला स्तर पर रद्द किया गया और उस जमीन को वन विभाग को दे दिया गया ताकि वो वृक्षारोपण कर सके। उसी पर कार्रवाई चल रही है। कब्जा किया गया है। इस भूमि पर पहले पट्टे हुए थे और वो पट्टे निरस्त हुए जिले स्तर पर और उसके बाद उस भूमि को वन विभाग को दे दिया गया ताकि वो वृक्षारोपण कर सकें उस पर। तो उसी पे कार्रवाई चल रही है। आज की डेट में बहुत सारे अवैध अतिक्रमण करता है जिनको अब क्या है इस भूमि को छोड़ के वहाँ पे वृक्षारोपण कराने में सहयोग करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त इनमें से एक व्यक्ति हैं जो हाई कोर्ट भी गए थे। माननीय उच्च न्यायालय जाने पर उन्होंने वहाँ पे स्टेटस को मतलब उनको यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया गया और ये कहा गया कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जब क्लियर हो जाएगा ये केस कि ये जो पट्टा निरस्ती पे आप ने अपील की है उसके बाद ही क्या है। झांसी में लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। जिले में 28 नए कोरोना के मरीज सामने आए। झांसी में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 390 हो चुकी है, जिनमें से 241 एक्टिव मामले हैं और 31 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो चुकी है। जिले के हॉटस्पॉट क्षेत्रों के साथ बफर जोन को भी सीज कर दिया गया। आने जाने पर भी रोक लगी हुई है।
उत्तर प्रदेश में बदमाशों के हौसले अब भी बुलंद हैं। बदमाश लगातार पुलिस को निशाना बना रहे हैं। ताजा मामला रायबरेली के पचरावा थाना क्षेत्र का है, जहां चेकिंग के दौरान बोलेरो सवार बदमाशों ने पुलिस की टीम पर फायरिंग करना चालू कर दिया और फरार हो गए। बदमाशों का पीछा करते हुए महाराजगंज के बहरुआ मोड़ पर स्क्वाड टीम और पुलिस टीम बदमाशों को घेर लेती है। बदमाश फायरिंग करना चालू कर देते हैं और जवाबी कार्रवाई में पुलिस गोली चलाती है, जिसमें बदमाश रणजीत सिंह के पैर में गोली लग जाती है और इसी दौरान साथी बदमाश रवि भी पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है, लेकिन एक बदमाश भाग निकलता है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी हत्या, लूट जैसे मामलों में लिप्त है और इस पर 20,000 का इनाम भी था। हसनपुर कोतवाली पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इस पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक विपिन टाडा ने बताया कि हसनपुर पुलिस ने बीमा ठिकरी गांव के जंगल में 6 अभियुक्तों को अवैध कारतूस का निर्माण और तमंचा की खरीद फरोख्त के आरोप में गिरफ्तार किया है। इनके पास से अवैध हथियार बनाने का सामान भी बरामद किया गया है। तो आपको बता दें, पुलिस का अवैध हथियारों के विरुद्ध अभियान जो है वह लगातार चलाया जा रहा है। हसनपुर कोतवाली पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। इस पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक विपिन टाडा ने बताया कि हसनपुर पुलिस ने बीमा ठीकरी गांव के जंगल से 6 अभियुक्तों को अवैध कारतूस का निर्माण और तमंचा की खरीद फरोख्त के आरोप में गिरफ्तार किया है। इनके पास से अवैध हथियार बनाने का सामान बरामद किया गया। बताइए जो आज खुलासा हुआ है कि थाना हसनपुर की टीम और एसओजी टीम ने मिलकर ये अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जो कि हमारे रेंज और जोन में एडीजी महोदय, आईजी महोदय के निर्देशानुसार चल रहे अवैध शस्त्रों के विरुद्ध अभियान में एक प्रक्रिया है। इसमें आज हमने 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से करीब 310 कारतूस मिले हैं और 3 तमंचे मिले हैं, 2 चाकू मिले हैं। अन्य सामग्री मिली है, जिसमें कि पीतल की रॉड है, रंग की छड़ है, हथौड़ी है, छेनी है और अन्य सामान। अगली खबर एटा से है, जहां पीएम आवास योजना के तहत दिए जाने वाले आवास में घोटाला सामने आया। जहां तालेवर सिंह को मिलने वाला आवास कल्लू खां को दे दिया गया। यह पूरी प्रक्रिया ग्राम पंचायत प्रधान और ग्राम सचिव की मिली भगत से संपन्न हुई। आपको बता दें, तालेवर सिंह दिल्ली एनसीआर में नौकरी करता है। जब वह अपने गांव आया तो गांव के लोगों से उसको जानकारी मिली। तालेवर ने इसकी शिकायत डीएम से की। डीएम सुखलाल भारती ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला विकास अधिकारी एसएन कुशवाहा को इस मामले में रिपोर्ट सौंपने को कहा है। सर, एक प्रधान के खिलाफ शिकायत आई है आवास आवंटन को लेकर, क्या है पूरी जानकारी, किस तरह के इसमें आदेश दिए गए आपके द्वारा? ये और गांव से शिकायत है, तालेवर पुत्र टीकाराम ने की है कि उसको नाम से प्रधानमंत्री आवास आवंटित हुआ था, तो प्रधान ने किसी और को दे दिया। तो ये प्रकरण गंभीर है। अगर ये शिकायत सही पाई जाती है तो इनके विरुद्ध कठोर से कठोर जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। और ये जांच मैंने जो है जिला विकास अधिकारी को सौंप दी है, वो जांच करके हमको देंगे और इसमें जो भी दोषी होगा उसको कठोर से कठोर कार्रवाई। बाराबंकी से होकर गुजरने वाली सरयू नदी ने रौद्र रूप दिखाना चालू कर दिया है। आसपास के इलाकों में पानी भर चुका है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बाराबंकी के गांव तेलवारी में बाढ़ के चलते सरकारी अस्पताल में पानी भर गया। यहां का मेडिकल स्टाफ सुरक्षित स्थान से लोगों का इलाज कर रहा है। समस्या आप देख ही रहे हैं कि हर साल जो है पानी भरता है। अस्पताल इस समय ऑलरेडी 3 फीट पानी हो चुका है और वहाँ से हम लोग सारी दवाइयाँ निकाल करके यहाँ बंदे पे आपके सामने हैं और यहीं से हम अपनी सेवाएं दे रहे हैं, क्योंकि कोविड-19 चल रहा है, संचारी रोग चल रहा है। तो ये सारी व्यवस्थाएं देखते हुए, लोगों को समझाते हुए, ताकि जो है ये लोग दूरी भी बना के रखें और साथ में ये संचारी रोग को आजकल दस्त और ये सब चीज़ें ज़्यादा बढ़ेंगी क्योंकि बाढ़ आ चुकी है, तो उसको मेंटेन करने के लिए सारी। वहीं संभल के गांव कादलपुर कचेटा से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई। दरअसल रहस्यमय तरीके से एक मकान की छत पर सांड चढ़ गया, जिसको देखकर ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने छत पर सांड को चढ़ा देखकर फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिसके बाद सूचना पर एसआई अग्निशमन टीम को लेकर घटनास्थल पर पहुंचे। काफी मशक्कत के बाद सांड को नीचे उतारा गया।
और इसी के साथ ही अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ANB न्यूज़।